हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित मिशन आर्टेमिस 2 के बारे में। इसके बारे में हम सबने पढ़ रखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखा कि यहाँ ठीक है, 4 जो है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके वापस आए। अब इसमें जो है कि स्टेटमेंट यूज किया है मैंने, वापस आए। अब क्या इतना आसान है कि दूसरे ग्रह के बारे में जानकारी हमने ली और वापस आए? तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि आखिरकार ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो आर्टेमिस 2 यहाँ पे सुना है 4 अंतरिक्ष यात्री गए हुए थे और आज सुबह 5:30 बजे प्रशांत महासागर में उन्होंने लैंडिंग मतलब जो है कर ली है और वापस आ गए हैं। 11.17 लाख किलोमीटर तक का जो है उन्होंने सफर तय किया है और यहाँ पे हम सारी वही चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे एक बेहतरीन जो है फर्स्ट स्टेप है और वो एनसीईआरटी कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स है और हम आपको दे रहे हैं मात्र और मात्र 1 रुपए में। तो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, 200 घंटे प्लस क्लासेस हैं, 60 से ज्यादा पावर टेस्ट, आपको सब कुछ फ्री ही समझिए। 1 रुपए क्या ही होता है। तो नंबर पे कॉल करिए 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyas.com की वेबसाइट पर। तो काफी हद तक हमने आधा समझ लिया है, नाम समझ लिया। अब ये बात यहाँ पर यह है कि 1972 के बाद जब अपोलो मिशन बहुत सारे लॉन्च हुए, लगातार जो है अमेरिका और रसिया के बीच जो है एक तरीके से युद्ध समझिए, वो अपने आप को साबित कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा चंद्रमा की जो है सतह के करीब पहुंचेगा। तो बहुत सारे मिशन लॉन्च किए गए थे। तो 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मानव चंद्रमा के सबसे नजदीक तक हम यहाँ पर गए हैं। और ये जो मिशन भेजा गया है, ये भेजा गया था गहरे अंतरिक्ष में जाकर के फिर वापसी करना। और इसके अलावा भविष्य में जो हमारे मिशन हैं उनके लिए हम एक माहौल बना रहे हैं कि हमारे अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पर जो है बेस बनाकर रहेंगे तो कितना सेफ रहेंगे, रेडिएशन, टेम्परेचर, कैसे सर्वाइवल जो है करना है, उन सभी चीजों को समझने के लिए ही इसको भेजा गया था। मिशन का परिचय देखिए तो 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। 11 अप्रैल जो है सुबह 5:30 बजे मतलब 5:37 पे वापस आ गए हैं। प्रशांत महासागर में एक जगह है सैन डियागो के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं वापसी इन्होंने की है। जो यान यूज किया गया था वो था ओरियन स्पेसक्राफ्ट। अब बात करते हैं क्रू के बारे में। 4 लोग गए थे, नाम देख लेते हैं। क्रिस्टीना कोच हो गए, विक्टर ग्लोवर हो गया, जर्मनी हैंसेन हो गए और साथ में है रीड वाइजमैन। एक व्यक्ति जो इनमें सबसे अलग है उसका नाम आपको बताना है, इन्हीं में से जो है जो बाहरी व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं कि क्या पूरा रहा है। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये है चांद की तरफ जाने का रास्ता। मतलब जो है हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कुछ इस प्रकार से ऐसे गए, ठीक है, वापस जो है यहाँ से आए। तो जो ये दूसरे कलर का आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है पृथ्वी की तरफ आने वाला रास्ता। तो हम गए हैं बहुत नजदीक से और वापस आए हैं। और यहाँ पर सारा दिया हुआ है डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से। दुनिया के सबसे ताकतवर रोवर के माध्यम से गए। दूसरे दिन हमारा पृथ्वी का घेरा छोड़ करके चंद्रमा के जो है वायुमंडल में प्रवेश किया। तीसरे दिन बिना जो है ग्रेविटी के काम करने की ट्रेनिंग ली गई अंतरिक्ष में। चौथे दिन जो है चांद की फोटोज और जो है बहुत सारे प्रकार के फोटोज भेजे गए थे और देखा भी हम। एक जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी फोटो सर्कुलेट हो, उसमें एक फोटो मैंने देखी थी कि जो चांद के बैक साइड की फोटो है, आप जरा सर्च करके देखिए, काफी अतरंगी और अजीब फोटो, मुझे नहीं पता वो रियल है कि नहीं है। 5वें दिन जो है पृथ्वी का खिंचाव खत्म हुआ, चंद्रमा के जो है ग्रेविटी में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद चीजें चलती हैं। 6वें दिन जो है चांद की सतह से मात्र जो है महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा यान गुजरता है। 7वें दिन चांद को अलविदा कहना और स्पेस स्टेशन में आईएसएस जो हमारा है वहां से जो है बातचीत करके 8वें दिन सूरज की खतरनाक किरणों से बचते हुए पानी की टंकियों का घेरा बना करके 9वें दिन लैंडिंग के लिए हम यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सारा सामान सेट करते हैं और 10वें दिन 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और समुद्र में लैंडिंग करते हैं। समझ में आ गया क्या किया हमने 10 दिनों में? अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। जो ये हमने मिशन भेजा, बोला जा रहा है कि भाई लाखों किलोमीटर तय कर लिए, तो उपलब्धियां क्या है, क्या हासिल किया है हमने इस मिशन से, ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया। 50 वर्ष वाला 13 जो है अपोलो 13 से भी अधिक दूरी हमने तय की है। चंद्रमा के दूरस्थ स्थानों पर हम जो है उनकी फोटोग्राफी की है। टर्मिनेटर लाइन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। टर्मिनेटर लाइन पर हाई रेंज इमेजिंग की है। टर्मिनेटर लाइन होती है, ये चांद है, आधे हिस्से पर दिन है और आधे हिस्से पर रात की वजह से अंधेरा है। जो बीच की लाइन होती है उसको जो है टर्मिनेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाइन होती है, यहाँ पर जो चंद्रमा की सतह है बहुत साफ सुथरी दिखाई देती है, अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य कैप्चर किया है। टर्मिनेटर लाइन वैसी ही जैसे आप पीछे से लाइट अपने जो है स्क्रीन के पास चला के देखें तो स्क्रीन का टेक्सचर दिखाई देगा, वैसा ही यहाँ पर है। मिशन का उद्देश्य क्या है, तो यह लैंडिंग मिशन नहीं था बल्कि एक डीप स्पेस टेस्ट मिशन था।
समझिए जैसे कहीं पर कोई घर बनाना है और 4 लोगों को भेजते हैं, जाकर देख के आओ ज़मीन कैसी है, कहाँ की तरफ जो है दरवाज़ा रहेगा, कहाँ छत होगी, कैसी होगी, पानी की सुविधा तो ठीक है। ये जो होता है ना सारा हम रिसर्च वगैरह करने आते हैं, वैसे ही करने के लिए भेजा गया था। क्यों? यहाँ पर था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, मानव क्षमता जो है ठीक रहेगी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट की डीप स्पेस परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हमने देखा कि इसके माध्यम से भेजा गया था। एक्स्ट्रा रेडिएशन होता है, एक्सट्रीम रेडिएशन होता है, जब भी हम अंतरिक्ष में रहते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे कैसे बचाना है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, इसका भी एक टेस्ट था ये। रे एंट्री पुरानी जो दोबारा हमें पृथ्वी पर वापस जब आना है और पैरासूट कैसे जो है खुलना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसको चेक करना था। और आर्टेमिस जो थर्ड मिशन हमारा है वो 2028 में जाएगा, जिस पर बोला जा रहा है कि इंसान को चंद्रमा पर लैंडिंग कराई जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है इसकी क्या है, ये जाएगा साउथ दक्षिणी हिस्से में, जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया है, और इसी वजह से ये जो मिशन है बहुत महत्वपूर्ण था। जो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया री एंट्री, चंद्रमा से यहाँ पर जब वापस आते हैं, चंद्रमा के वायुमंडल से पृथ्वी के वायुमंडल में हम जब एंट्री करते हैं तो उस समय गति होती है 40,000 से 42,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिए इतनी स्पीड में जाहिर सी बात है जो तापमान है उनके यान का वो बहुत बढ़ जाता है, 1650 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उनका यान है, मतलब जो चीज़ें बाहरी हैं, बाहरी घर्षण की वजह से प्लाज्मा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। परिणाम यह होता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनका धरती के बेस स्टेशन से 6 मिनट तक के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, उतने देर तक कोई बात नहीं होती है। 6 मिनट के बाद पता चलता है कि चीज़ें कैसी रही। पैरासूट जो है डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं कि पैरासूट आखिरकार खुलता कैसे है, ये सारी इमेज लगी हुई है आपको कि कैसे कैसे 1 बाय 1 खुलता है। मतलब पहले एक स्ट्रिंग अटैच होती है, उसको खोलते हैं, पहले छोटा पैरासूट खुलता है, उसकी वजह से जो है इंसान स्थिर होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट बढ़ जाती है और बड़े पैरासूट को खुलने की जगह मिलती है। फिर दूसरा बटन दबाते हैं तो बड़ा पैरासूट खुलता है, उसकी रस्सियां खुलती हैं और धीरे धीरे जहां पर लैंडिंग की जानी होती है वहां पर हो जाती है। 22,000 फीट ड्रैग आउट पैरासूट यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेबलाइजेशन, छोटा वाला पैरासूट होता है। 6,000 फीट पर जो है 3 मैन पैरासूट यहाँ पर ओपन होते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं तो 2 से ढाई मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। गति धीरे धीरे घट करके 218 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाती है। अब हमने पैरासूट खोल दिया, जब वो पैरासूट पे जो व्यक्ति है जब समुद्र में गिरता है उसको बोलते हैं हम स्प्लैश डाउन। तो क्या लिखा है, स्थान है प्रशांत महासागर में, सैन डिएगो के पास स्प्लैश डाउन हुआ है। उस समय जो गति थी 51 किलोमीटर प्रति घंटे थी और सुरक्षित मिशन यह समाप्त हो गया। समझ रहे हैं ना कहाँ से शुरू किया था। बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व क्या है इस मिशन का। तो साउथ पोल जो है एटकन बेसिन का अध्ययन, ये एटकन बेसिन क्या है, तो चंद्रमा का सबसे पुराना क्षेत्र है जहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारे उल्कापिंड वगैरह गिरे होंगे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा है ओरिएंटल बेसिन, जैसी भू आकृतियों की इमेजिंग। तो ये जो ओरिएंटल बेसिन है यहाँ पर बहुत सारे वलयाकार आकृतियां हैं चंद्रमा की सतह पर, जिसको हम समझना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। टर्मिनेटर लाइन हमने ऑलरेडी देख ली है, प्रकाश और छाया का अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से चंद्रमा की सतह साफ सुथरी दिखाई देती है। डीप स्पेस रेडिएशन हो गया और जो है साथ में हीट सील्डिंग परफॉर्मेंस, जो भी हम यान भेज रहे हैं वो रेडिएशन में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री उनको सेफ रखेगा कि नहीं रखेगा, टेम्परेचर से कैसे मैनेज करेंगे, मतलब हीट को कैसे सहन करेगा हमारा यान, ये सब जो है यहाँ पर चेक किया जाता है। सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग लूनर फ्लाईबाय। फ्लाईबाय का मतलब है कि पास से गुजर रहे थे चंद्रमा के आसपास, हमने जो है चंद्रमा के पास से गुजरे तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर यहाँ पर ये सन हो गया और ये मून हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारी अर्थ है। तो यहाँ से जो है वो क्या देखते हैं, जो है सोलर इक्लिप्स देख पाते हैं। तो इसको भविष्य में समझने में आसानी हो जाती है। अर्थ मून विजुअल डेटा, फिर यहाँ पर पहुँचते हैं तो पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी की साथ में फोटोज ये निकाल कर हमें भेजते हैं। रणनीतिक महत्व इसका क्या है, तो अगर मून पर हम परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की रिसर्च करनी चाहिए हैबिटेट की नींव बनाने की। जैसे मैंने बताया ना कि जमीन देखने जाते हैं ना पहले घर बनाने के पहले, वैसा ही किया गया है। मून को मार्स मिशन स्टैगिंग प्लेटफॉर्म बनाना, इसका मतलब क्या है कि कल को अगर हमें मंगल पर जाना होगा तो हम बेस बनाएंगे चंद्रमा पर, ताकि चंद्रमा
से ही डायरेक्ट हम मंगल पर जाएं, बार बार हमें पृथ्वी पर ना आना पड़े, इससे लागत कम हो जाएगी। तो बोला जा रहा है प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये जो मिशन है अकेले के बस की बात नहीं है, इस वजह से इसमें नासा, कनाडा और फ्यूचर पार्टनर्स भी जुड़ेंगे। स्पेस इकोनॉमी और लूनर जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। हीलियम हो गया, और भी बहुत सारे तत्व हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में है चांद पर है, उनका जो है क्या है खनन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करना चाहें अपोलो को आर्टेमिस से, तो दोनों के बीच क्या फर्क है। उससे भी चांद पर गए थे, इसमें ये भी जो है चांद से रिलेटेड था, लेकिन कुछ फर्क यहाँ पर है। देखो अपोलो का मिशन था, स्पेस रेस थी, जीतने के लिए किया गया था कि कौन ज्यादा जो है मिशन भेजेगा, सक्सेसफुल कौन होगा यूएसए और रूस के बीच में। जबकि आर्टेमिस क्या है, दीर्घकालिक अंतरिक्ष विस्तार है, इसमें रिसर्च की जा रही है। दृष्टि क्या थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, यहाँ पर वैज्ञानिक प्लस मानव भूमिका ज्यादा है। फोकस था लैंडिंग करना और वापस आ जाना, बस इतना ही था कि जाएंगे वापस आ जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे, नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थायी चांद पर जो है स्थायी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। तकनीकी अगर आधार देखें दोनों का, तो अपोलो में पारंपरिक स्पेसक्राफ्ट जो है इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो हम अभी देख रहे हैं इसमें एआई भी है और एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। परिणाम क्या हुए, सीमित मिशन था, मतलब लिमिटेड था, जाना है आ जाना, बस इतना, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। जबकि जो आर्टेमिस है ये क्या करता है, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम, भविष्य की हर चीज को ध्यान में रख करके मिशन लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर कुछ देख ले तो अभी तक जो चंद्रमा पर या चंद्रमा के आसपास भी गए हैं, टोटल 24 लोग गए हैं। अपोलो मिशंस में जो है 1968 से लेकर के 1972 तक लगातार चले थे। अपोलो प्रोग्राम के तहत 17 मिशंस यहाँ पर गए टोटल, जिसमें कि 11 लोग यहाँ पर भेजे गए थे, क्योंकि कुछ मानव रहित भी थे और कुछ जो है मानव के साथ भेजे गए थे। आर्टेमिस का अल्टीमेट गोल है मून पर बेस बनाना और साथ में मार्स गेटवे। मून पर जो बेस बनेगा वो गेट बनेगा किस पर, मंगल पर जाने का। यह मिशन डीप स्पेस ह्यूमन वैली जो है वैलिडेशन स्टेप है। 2028 तक हमने देखा कि ये लोग क्या करेंगे, आर्टेमिस 3rd प्लान कर रहे हैं और उसी के लिए भूमिका बनाई जा रही है। समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न है, आर्टेमिस 2nd मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन जो सही है वो चुनना है। पहला है, यह एक मानव युक्त मिशन था। दूसरा है, इसमें चंद्रमा पर लैंडिंग की गई। तीसरा है, यह चंद्रमा के चारों ओर उड़ान फ्लाई बाय मिशन था। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।